नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज शरद पवार जी ने 2-3 अलग अलग विषयों पे अपनी बात कही है, तो आज केवल उन्हीं विषयों को ले लेते हैं जो शरद पवार जी ने पिछले 1-2 दिन में कहीं कहीं अलग अलग जगह पे बोला है। पहली विषय नंबर 1, क्यों ज़रूरी है कांग्रेस का बीजेपी के अगेंस्ट किसी भी फ्रंट में रहने का। दूसरा, शरद पवार ने पूछा है क्यों चुप रहे राजनाथ सिंह और जयशंकर जी। तीसरा, शरद पवार जी ने फिर पूछा है क्या राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। मैं इस बात पे आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार आग्रह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। ये आवश्यक है कि आप अगर हमारे चैनल की मेंबरशिप लेके हर महीने हमें थोड़ी आर्थिक मदद करेंगे तो हमें चैनल जरा आराम से चलाना में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार मदद भी कर सकते हैं, जिसके डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ा शरद पवार जी के बारे में समझ लीजिए। शरद पवार जी करीब 82 वर्षीय हैं, 82 ईयर्स ओल्ड। महाराष्ट्र के बहुत कद्दावर नेता हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान रक्षा मंत्री रहे, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मंत्री रहे। इन्होंने कांग्रेस में ही रहे तो शुरुआत में, लेकिन 99 में इन्होंने पीएस संगमा और तारिक अनवर, मतलब उस समय कहा गया था कि एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, इस तरह की कुछ बातें थी। इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और छोड़ने का उस समय मुद्दा था सोनिया गांधी जी का इटालियन ओरिजिन, उनका विदेशी मूल का कारण, और ये कि वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात पे इन्होंने उस इशू को लेके छोड़ा था। और फिर उन्होंने एनसीपी बनाई, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और आज तक उसी पार्टी के साथ हैं। लेकिन कुछ समय का चक्र ऐसा चला कि 2004 में ये कांग्रेस के साथ आ गए। 2004 से 2014 तक ये देश के एग्रीकल्चर मंत्री, कृषि मंत्री रहे यूपीए सरकार में। और अभी जब हाल के दिनों में महाराष्ट्र में एक ऐसी स्थिति आई तो बीजेपी के अगेंस्ट एक महाविकास अघाड़ी बनी, और जिन्होंने टेक्निकली उसके इस समय चेयरमैन हैं, और बीजेपी के अगेंस्ट जो मोर्चा था उसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को एक तरह से इन्होंने लीड किया, और वहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार भी बना दी, जो अगर मेरे ख्याल में अगर ये वहाँ ना हो तो उसको चलने में इतनी आसानी से नहीं चल रही होती, उसमें दिक्कत होती। लेकिन फिर भी ये वहाँ है एक बड़े राजनेता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, और सरकार को चला रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि क्यों ज़रूरी है कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट किसी भी फ्रंट में। ये शरद पवार जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी थर्ड फ्रंट तो अगेंस्ट बीजेपी नहीं बन सकता है। अगर आपको याद हो, ममता बनर्जी जी ने एक कॉल दी थी शुरू में कि एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए अगेंस्ट बीजेपी माइनस कांग्रेस, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब यूपीए की कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है, इत्यादि इत्यादि। उधर के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के हैं वो भी मुंबई गए थे, उससे पहले ममता बनर्जी जी भी मुंबई गई थी। के चंद्रशेखर राव भी मुंबई गए, उद्धव ठाकरे से भी मिले, शरद पवार जी से भी मिले, क्योंकि एक चीज़ सबको समझ में आता है कि एज अ एल्डर स्टेट्समैन ऑफ द कंट्री शरद पवार के पास वो इज्जत और वो ऑरा है, और वो है कि इन सबको एक जगह बांध सकें। शरद पवार जी का बिल्कुल साफ कहना है कि कांग्रेस के बिना ये सब क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका ऑल इंडिया फुटप्रिंट है। बाकी कोई पार्टी जो है वो एक अपने राज्य में, या एक कोई, जैसे भाई वो जो के चंद्रशेखर राव जी हैं तेलंगाना में, या कुछ हो सकता है आंध्र प्रदेश में। ममता बनर्जी जी केवल सीमित हैं वेस्ट बंगाल में, हालांकि गई थी वो गोवा में भी लड़ने, अब त्रिपुरा में भी लड़ेंगी, लेकिन कुछ खास विशेष नहीं कर पाई हैं। शरद पवार जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि उसका कारण एक ये भी है कि बीजेपी के बाद जो देश की सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ एमपीज, इन टर्म्स ऑफ एमएलएज, इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया नेटवर्क, वो कांग्रेस ही है। तो इसलिए उसका किसी भी जो बीजेपी के अगेंस्ट फ्रंट बनेगा, कांग्रेस का रहना उसमें ज़रूरी है। अब बात हम आ जाएं दूसरी बात पे, क्यों चुप रहे राजनाथ सिंह और जयशंकर जी। ये रेफरेंस पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं कि क्या पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट था वो। एक अभी जब 2 दिन पहले हमारे मोदी जी ने बाइडेन साहब से एक बातचीत की, वो बातचीत के समय आपने भी देखा होगा कि उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब, और उनके काउंटर पार्ट, मतलब जो अमेरिका के जो उनके यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं एंटनी ब्लिंकन, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन, ये लॉयड ऑस्टिन, इन सब लोगों ने ये भी लोग भी बैठे थे। और इन लोगों ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस से इन लोग मिले। ये चारों लोग प्रेजेंट थे, मतलब चारों लोग थे। सबसे किनारे राजनाथ सिंह खड़े थे, फिर जयशंकर साहब थे, फिर ब्लिंकन थे, और फिर ऑस्टिन थे। इस तरह से बातचीत चल रही थी। उस समय
ब्लिंकन ने एक रिमार्क दिया उस प्रेस में, और ये दोनों लोग मौजूद हैं। उन्होंने इनकी प्रेजेंस में कहा कि ह्यूमन राइट्स का इज बीइंग अब्यूज्ड इन इंडिया, उसका वो हो रहा है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, प्रिजन अथॉरिटीज, जेल के लोग और पुलिस, इन सब का नाम लिया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन की बातें कर रहे हैं। वो मैं एक छोटी सी क्लिप लगा दे रहा हूं जिससे आप भी उसको देख लें। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी मेरे व्हाट्सएप पे मेरे एक स्कूल के फ्रेंड हैं, आईआईटी से पास आउट हैं, तो नेशनली आईआईटी का जिसके ऊपर मुहर लगी वो पढ़ा लिखा माना जाता है, उन्होंने मुझे भेजा कि देखा जयशंकर जी ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्होंने? जो लगाई है क्लिप वो ये लगाई है कि किसी पत्रकार ने ये पूछा कि आप ऑयल इंपोर्ट रशिया से आप करते हैं इत्यादि इत्यादि, तो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब ये दिया। उन्होंने ये कहा कि जितना एक महीने में हिंदुस्तान तेल यूज़ करता है उतना एक हाफ में ये यूरोप के देश, मतलब एक पूरा दिन से क्या, एक दिन के आधे उसमें ही यूज़ कर लेते हैं, तो हमसे ये सब मत बताइए। इसी को मुंह तोड़ जवाब मान रहे हैं। लेकिन ये जो ब्लिंकन की बात है ये शायद इनकी या तो समझ में नहीं आई बहुत से लोगों को, इस बात पे भी शरद पवार जी ने बोला है। और वहाँ कुछ नहीं बोले हैं जयशंकर जी, जब बाद में बोले हैं कि भाई ये राइट ऑफ व्यू हर एक का है, हर एक को अपने अपने ढंग से अपना व्यू रखने का है, और ये उनका व्यू था, और उसी तरह से मेरा राइट भी है कि उनके व्यू पे मेरा भी व्यू हो। घुमा फिरा के कुछ उन्होंने उसको, जिसको कहते हैं ना, उसको समेटने की कोशिश की है। लेकिन ब्लिंकन ने बिल्कुल साफ कहा था, ब्लिंकन ने कहा था कि हम लोग लगातार इस मुद्दे पे हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, कोई बचत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द वो था। शरद पवार जी ने जो कहा वो एवरेज भारतीय के मन की बात कही। उनका पहला यह था कि राजनाथ सिंह जी और जयशंकर जी जिन्होंने उसके बाद बोला, जिनका टर्न बाद में आया, इन्होंने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया, इन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया, ये चुपचाप क्यों उसको सुनते रहे, क्यों चुप रहे? और ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर वहाँ वो बोल रहे थे तो आप भी अपनी बात कहते। दूसरा, देश की, इन्होंने शरद पवार जी ने बिल्कुल साफ कहा है, देश की समस्याओं की चर्चा अगर कोई दूसरा कर रहा है तो देश की बदनामी हो रही है। तो जब देश की बदनामी हो रही थी तो और आप साइलेंटली सुन रहे थे, तो आप देश के मंत्री थे, आप कोई आईएएस और आईएफएस नहीं थे कि आपका एक प्रोटोकॉल और आपसे, अरे आपकी कौन सी जवाबदेही देश से ज़्यादा उस जनता के प्रति। तो खैर इस तरह का था, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी ठीक से कहा है। तीसरी बात शरद पवार साहब ने कही है कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट ये है कि राज ठाकरे जी का एक बयान आया है जिसपे अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने दो बयान अजीब से आए हैं। एक, उन्होंने एक बात कही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की वो वकालत करते नजर आए हैं, और उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी बहुत दिनों से कर रही है कि एक ही समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उनका कहना यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये आवश्यक है। अब कॉमन सिविल कोड से पॉपुलेशन का क्या लेना देना है ये मुझे बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन ठीक है, राज ठाकरे जी की अपनी एक वो है। दूसरा, राज ठाकरे जी ने एक अल्टीमेटम दिया है। 3 मई को ईद है, उन्होंने अल्टीमेटम ये दिया है कि 3 मई को ईद के बाद अगर किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर को हट जाना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र में ये अल्टीमेटम दिया है कि सारे जो मस्जिद में जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर लगे हैं वो 3 मई के बाद हटा लें। रामनवमी में अभी आपने देखा ही कि क्या हुआ। अब इसके पीछे कैसे वो माहौल बनाया जा रहा है, कैसे डराया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है, वो अलग बात है। तो उन्होंने वहाँ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही है राज ठाकरे जी ने। अच्छा, इसके उसमें इन्होंने कहा है, शरद पवार जी ने कहा है कि भाई सरकार के पास अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सरकार इस पर निर्णय लेगी, मैं इसमें क्या बताऊँ। लेकिन एक नया चीज़ अगर आप चाहें तो मैं उसका एक छोटी सी क्लिप उसकी भी लगा दे रहा हूँ। अब एक नया शुरू हो गया, मतलब जहाँ पे इतनी समस्याएं हैं वहाँ पे नया, अब जिस समय अजान दी जाएगी मस्जिद में उसी समय कुछ लोगों का ने ये निर्णय लिया कि हम उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउड स्पीकर लगा के। राज ठाकरे जी ने एक और हमला किया है शरद पवार जी के ऊपर कि हम ये नास्तिक हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो शरद पवार जी का कहना है कि भाई मैं पूरी तरह से ईश्वर में मुझे विश्वास है, मैं ईश्वर की आस्था रखता हूँ, लेकिन मैं इसका एग्जिबिशन नहीं करता हूँ, मैं इसको बहुत बताता नहीं हूँ, मैं इस जो मेरी आस्था है मैं अपने आप वो कर लेता हूँ। और उन्होंने राज ठाकरे को उनके बाबा की याद दिलाई।
उन्होंने कहा कि प्रबोधनकर ठाकरे जो थे, बाला साहब के जो पिताजी, वो बड़े लीडर थे और जिस तरह से रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते थे मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। वो रिलीजन मानते थे, लेकिन रिलीजन के नाम पे अगर कोई पैसे की उगाही अपनी दुकान चलाने की काम करता था उसके अगेंस्ट थे। तो इन्होंने राज ठाकरे को उनके बाबा की याद दिलाई और उन्होंने कहा कि अपने जरा बाबा की ही जो कुछ सीख है उसी को पढ़ लीजिए, तब आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन शरद पवार जी ने यह भी कहा है कि राज ठाकरे जी बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है, वो इस समय केवल एनसीपी के अगेंस्ट या इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर भाई बीजेपी के आगे वहाँ सरकार चल रही है, आप उसके अगेंस्ट कोई बयान नहीं देते हो। शरद पवार जी ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं जो उनको बीजेपी ने सौंपी है। क्योंकि राज ठाकरे जी ने एक आरोप और लगाया कि देखिए ये जो शरद पवार जी हैं ये कुछ साठगांठ कराए हैं, तो अजीत पवार जो इनके भतीजे जो अजीत पवार हैं उनके घर पे तो ईडी की रेड हो रही है, सुप्रिया सूले जो इनकी लड़की उनके यहाँ नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई वो अजीत पवार भी मेरे ही घर का है, मेरा भतीजा है। मतलब ये कहना कि ईडी की रेड और ये इस पे उनका ये प्रतिकार रहा है। एक चीज़ लेकिन शरद पवार ने और कही है, और ये बात कभी मौका लगा तो इस पर एक डिटेल होनी चाहिए, इस पे देश के सामने बात आनी चाहिए। एक किरीट सोमैया जी हैं, किरीट सोमैया जी के बारे में शरद पवार ने भी बताया और आपको भी याद होगा, वो हर चीज़ में कि ये है भ्रष्टाचार मिटाओ, ये करो वो करो। मुंबई में बहुत एक्टिव रहते हैं, बीजेपी के आदमी हैं। उन्होंने सेव आईएनएस विक्रांत को सेव आईएनएस विक्रांत के नाम पे उन्होंने खूब चंदा वसूला, और जैसा शरद पवार जी का कहना वो सारा चंदा उन्होंने ले जाके बीजेपी को दे दिया। उन्होंने कहा भाई बीजेपी को ये चंदा क्यों दिया गया? अगर आपने चंदा आईएनएस विक्रांत में था और मान लीजिए उसका उस समय ज़रूरत नहीं थी या उससे ज़्यादा हो गया था, जो भी उसके कारण थे, तो आप कुछ डिफेंस की जो विधवाएं हैं या डिफेंस के किसी काम में आप उसको किसी बहुत से एनजीओज बहुत सी सोसाइटी चलती वहाँ दे दिए होते, आप उसको बीजेपी में ले जाके कैसे कर दिए? तो शरद पवार ने कुछ मौजूद बातें, बहुत बेसिक्स बातें उठाई हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि अगर शरद पवार अभी हैं और मेंटली खूब एक्टिव है, स्वास्थ्य थोड़ा उतना नहीं है ठीक, लेकिन 2024 में उनकी एक नहीं, मेरे ख्याल में सबसे अहम भूमिका 2024 के इलेक्शन में शरद पवार की ज़रूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।